आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या सेठी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नेतन्याहू की कुर्सी पड़ी खतरे में, इजरायली वजीर खजाना ने दी हुकूमत गिराने की धमकी। बिजनेसमैन गौतम अडानी पहुंचे महाकुंभ, कहा मैं यहां आकर बेहद खुश हूं। दिल्ली में बीजेपी ने जारी किया मैनिफेस्टो पार्ट 2, कहा केजी से लेकर पीजी तक मिलेगी मुफ्त तालीम। दिल्ली इलेक्शन से पहले केजरीवाल का ऐलान, धोबी बिरादरी के लिए बनेगा फलाह बहबूद बोर्ड। सौरभ भारद्वाज का झुग्गियों पर आया बयान, कहा बीजेपी ने दिल्ली में तकरीबन 12 झुग्गियां तोड़ी। सदर का हलफ लेते ही ट्रंप ने किए बड़े ऐलान, थर्ड जेंडर खत्म, इमिग्रेशन, मेक्सिको पनामा पर सख्ती। गुजरात के बेट द्वारका में जमींदोज किए गए मजहबी मकामात, कैमरे में कैद हुआ तबाही का मंजर। संभल में पुलिस कस्टडी में इरफान की मौत। संभल एमपी जियाउर रहमान बर्क ने कहा ये कत्ल है। कश्मीर की रहने वाली 20 साल की लड़की ने किया नेक काम, 3 महीने में रुकैया फयाज ने हाथ से लिखा कुरान। इजराइल और गजा जंग बंदी का चौतरफा खैर मकदम किया जा रहा है और इसे इजराइल की हार और हमास की फतेह से जोड़कर देखा जा रहा है। इसका जश्न आप गजा की गलियों में देख सकते हैं कि किस तरह से कारों में सवार हमास के जंगजुओं का वालिहाना इस्तकबाल किया जा रहा है। दूसरी जानिब इजराइल की शिकस्त से बुरी तरह बौखलाए हुए इजरायली वुज़रा नेतन्याहू के खिलाफ उतर आए हैं। इजराइल के वजीर खजाना ने नेतन्याहू हुकूमत को गिराने की धमकी दे डाली है। गजा में 15 महीनों से जारी इजरायली जारहियत के खात्मे और जंगबंदी के बाद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के लड़ाकों ने गजा की सड़कों पर गश्त किया। इस मौके पर शहरियों ने नारे लगाकर और हाथ हिलाकर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के लड़ाकों का इस्तकबाल किया। जैसे कि आप जानते हैं कि गजा में जंगबंदी का आगाज हो चुका है। मकामी मीडिया के मुताबिक हमास के हजारों पुलिस अफसरान मुख्तलिफ इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं। म्युनिसिपैलिटी ने गलियों को दोबारा खोलने और बिजली बहाली का काम शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ सीज फायर से बिदके हुए इजराइल के वजीर खजाना ने धमकी दी है कि सीज फायर का पहला फेज मुकम्मल होने के बाद नेतन्याहू ने अगर दोबारा गजा में जंग शुरू नहीं की तो वो हुकूमत गिरा देंगे। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अगर स्मोट्रिच ने इत्तेहाद खत्म किया तो नेतन्याहू पार्लियामेंट में अक्सरियत खो देंगे। अगर ऐसा होता है तो हुकूमत वक्त से पहले खत्म हो जाएगी और दोबारा इलेक्शन कराए जाएंगे। वजीर स्मोट्रिच ने बताया कि नेतन्याहू ने उन्हें यकीन दिलाया है कि पहले फेज के बाद वो गजा में जंग शुरू कर देंगे। स्मोट्रिच के इसरार पर नेतन्याहू ने स्मोट्रिच और वजीर दिफा से खुले अल्फाज में कहा है कि जंग के हदफ हासिल करने तक जंग नहीं रुकेगी। याद रहे कि इजराइल को गुज़िश्ता 15 महीने में गजा जंग में एक भी हदफ हासिल नहीं हुआ है। आपको बता दें कि सीज़फायर डील की कामयाबी से तिलमिलाए इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन गुइर इजरायली कैबिनेट से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू अमन में नहीं बल्कि खून बहाने में यकीन रखता है। यही वजह है कि अपनी आदत से मजबूर इजराइल ने जंगबंदी के बाद भी खून बहाना नहीं रोका। रफा में इजरायली स्नाइपर ने जंगबंदी के बावजूद 2 फिलिस्तीनी बच्चों को हलाक कर दिया। ये सनक नहीं तो और क्या है कि 15 महीने मुसलसल बेगुनाह आवाम का खून बहाने के बावजूद इजराइल अब भी जंगबंदी के माहौल में खून बहा रहा है। इजराइल की इन्हीं हरकतों के चलते उसका भरोसा नहीं किया जा सकता। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए दोबारा जंग शुरू करेगा या फिर सीज़फायर पर मुकम्मल तौर पर अमल करेगा। प्रयागराज महाकुंभ में देश विदेश से करोड़ों अकीदतमंद पहुंच रहे हैं। सीएम योगी समेत कई बड़े लीडर भी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। खबर है कि पीएम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह भी प्रयागराज जाएंगे। इस बीच देश के जाने माने बिजनेसमैन गौतम अडानी भी महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं यहां आकर बेहद खुश हूं। इस्कॉन के शिविर में अडानी ने लोगों से मुलाकात की। यहां उनका फूल मालाओं के साथ इस्तकबाल किया गया। मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा पाठ किया गया। गौतम अडानी सुबह 8 बजे अहमदाबाद से चार्टर प्लेन से निकले थे और करीब 9:45 पर प्रयागराज पहुंच गए। वे रोड के जरिए महाकुंभ नगर के सेक्टर 18 वाक़े इस्कॉन VIP टेंट पहुंचे। यहाँ से सेक्टर 19 वाक़े इस्कॉन की महाप्रसाद सेवा किचन गए और यहाँ इस्कॉन मंदिर में प्रार्थना करने के बाद अकीदतमंदों को खाना परोसा। बीजेपी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर अपने मैनिफेस्टो का दूसरा पार्ट आज जारी कर दिया है। साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी सीनियर लीडर अनुराग ठाकुर ने मैनिफेस्टो का पार्ट 2 जारी करते हुए दिल्ली में हुकूमत बनने पर सभी अनाउंसमेंट्स को पूरी करने का वादा किया है। उन्होंने कहा, हमारा अहद है दिल्ली की तरक्की का।
5 साल में हम इस अहद से कामयाबी तक पहुंचेंगे। जब भारत की तरक्की की बात करते हैं तो दिल्ली की तरक्की भी जरूरी है। बीजेपी की जहां भी हुकूमत रही, फलाह बहबूद उनकी तरजीह रही। इस दौरान उन्होंने अपने खिताब में और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। हमने लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास किया है, उनको प्रशिक्षण दिया है, उनको स्किल देने का काम किया है। जरूरतमंद छात्रों के लिए यूपीएससी और राज्य पीएससी के लिए हमने तैयारी के लिए विभिन्न माध्यमों से सहायता प्रदान की है। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात राज्य हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ मैंने बहुत सफल योजनाएं चलाई। और साथ लगते अगर आप हरियाणा में भी देखेंगे, हमारे राज्य की जो एचपीएससी है या फिर यूपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए हमने एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की है। और जो आने जाने में किराया लगता है, लागत आती है, उसकी प्रतिपूर्ति भी हमने की है। लेकिन दूसरी ओर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आपदा वाली सरकार ने घोर लापरवाही की। 15 मिनट की बारिश में सीवरेज भर जाते हैं। ये जो झीलों की नगरी बनाना चाहते हैं तो झीलें यहाँ पे उत्पन्न हो जाती हैं और हमारे सिविल सर्विस के जाने वाले जो हमारे ऐसे अभ्यर्थी थे उनकी डूबकर मौत हो जाती। दिल्ली इंतखाबात से पहले सभी सियासी दल दिल्ली वासियों को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली के साबिक सीएम और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने धोबी बिरादरी के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने आज दिल्ली में धोबी समाज कल्याण बोर्ड की तश्कील का ऐलान कर दिया है। धोबी बिरादरी के लिए ऐलान करते हुए केजरीवाल ने कहा, मैं दिल्ली में धोबी बिरादरी की मांगों को कबूल करता हूं। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का अगर गठन कर दिया जाता है तो ये एक ऐसा बोर्ड बन जाएगा जहां पूरे दिल्ली के धोबी समाज के लोग जा सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। आज मैं ऐलान करता हूं कि दिल्ली में अलग अलग कॉलोनियों में जो थड्डे हैं, प्रेस थड़े होते हैं ना जहां पे प्रेस करते हैं, उनको नियमित किया जाएगा। और धोबियों के लिए जो लाइसेंस अभी रुके हुए हैं, धोबियों के लिए दोबारा लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया चालू की जाएगी। बड़ी बड़ी दुकानें, शोरूम चल रहे हैं, उनसे जिस रेट पे बिजली और पानी के रेट लिए जाते हैं उसी रेट पे गरीब धोबी से लिए जाते हैं। तो आज मैं ऐलान करता हूं कि दिल्ली के अंदर सभी धोबियों के लिए, धोबी समाज के लिए बिजली और पानी के रेट डोमेस्टिक किए जाएंगे, कमर्शियल रेट नहीं लगाए जाएंगे उनके ऊपर। बुजुर्ग धोबियों के लिए, वृद्धों के लिए, बुजुर्गों के लिए, वृद्धों के कल्याण के लिए योजना बनाई जाएगी। धोबी समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उचित स्कॉलरशिप का इंतजाम किया जाएगा। 5वां, धोबी समाज के युवाओं को धोबी प्रोफेशन में या अन्य प्रोफेशनों के स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि बच्चे अपने जीवन का और प्रोफेशन का स्तर बढ़ा सकें। ग्रेटर कैलाश असेंबली सीट से आप उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 2 सालों में बीजेपी और उसकी एजेंसियों ने दिल्ली में करीब 12 झुग्गियां तोड़ दी हैं। मरकजी हुकूमत की तरफ से कोर्ट में कई केस दायर किए गए हैं। सुनिए इस दौरान उन्होंने और क्या कहा। पिछले 2 सालों में दिल्ली के अंदर कई दर्जन झुग्गी झोपड़ियों को डिमोलिश करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसकी एजेंसियों ने किया है। चाहे वो डीडीए हो, चाहे वो केंद्र सरकार की रेलवे हो, चाहे वो केंद्र सरकार की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो या केंद्र सरकार का एलएनडीओ हो, हर जगह लाखों लोगों को बेघर करने का काम दिल्ली में केंद्र सरकार ने किया। और तमाम कोर्टों के अंदर मुकदमे केंद्र सरकार द्वारा डाले गए हैं जहां पे इन लोगों की जे क्लस्टर्स को डिमोलिशन करने की मांग केंद्र सरकार करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी से चाहूंगा कि अगर वो इन लोगों के हितैषी हैं तो जितने भी उनके मुकदमे हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाले गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, वो सारे के सारे मुकदमे अगले 2 दिन के अंदर वापस लिए जाएं। अगर वो मुकदमे वापस ले लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हाँ, वो अब इनके साथ है, वरना ये सब सिर्फ ड्रामेबाजी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें सदर के रूप में हलफ लेते ही इतिहास रच दिया।
ट्रंप की हलफबर्दारी तकरीब जिस तरह से साबिक सदरों की हलफबर्दारी तकरीब से कई मामलों में अलग थी, ठीक उसी तरह से ट्रंप के भी अंदाज बदले बदले से नजर आए। बता दें, ट्रंप ने अपनी तकरीर में कई बड़े ऐलान किए हैं। हालांकि उनके ये तेवर कई मायनों में दुनिया के कुछ मुल्कों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इनमें चीन जैसे बड़े मुल्क भी शामिल हैं। ट्रंप ने पनामा नहर को वापस लेने का ऐलान कर ये बता दिया है कि वो चीन के बढ़ते दबदबे को कम करने के लिए तैयार है। बताते चले कि ट्रंप ने बीवी और बच्चों की मौजूदगी में दूसरी बार शपथ ली है। इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं, जैसे कि मेक्सिको बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना, नशे के कारोबारियों को दहशतगर्द मुकर्रर करना, पेरिस जलवायु मुआहिदे से हटने का ऐलान करना, चीन से पनामा नहर वापस लेना, दीगर मुल्कों पर टैरिफ और कर लगाने का वादा करना, मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करना, सभी तरह की सेंसरशिप पर रोक लगाना, गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल होने पर रोक लगाना, दुनिया अमेरिका को फिर से एक बढ़ते हुए मुल्क के रूप में देखेगी। अमेरिका में अब सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, खातून और आदमी। ट्रंप ने ब्रिक्स मुल्कों के ग्रुप को धमकी भी दी है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा है कि अगर ब्रिक्स एंटी अमेरिकन पॉलिसीज लाता है तो उन्हें अंजाम भुगतने होंगे और वे कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ट्रंप ने कहा कि इन मुल्कों ने अमेरिका के खिलाफ कई चीजें करने की कोशिश की हैं। अगर ये मुल्क आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे तो फिर उनके साथ जो होगा उसके बाद वे मुल्क खुश नहीं रह पाएंगे। बताते चले कि ब्रिक्स में हिंदुस्तान भी शामिल है। ट्रंप ने पिछले महीने दिसंबर में भी ब्रिक्स मुल्कों को धमकी देते हुए कहा था कि अगर ब्रिक्स मुल्कों ने अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने की कोशिश की तो वे उन पर 100% टैरिफ लगा देंगे। उनकी ये धमकी ब्रिक्स इत्तेहाद में शामिल मुल्कों के लिए है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ईरान और अरब अमीरात शामिल हैं। गुजरात के द्वारका शहर से 35 किलोमीटर दूर बेट द्वारका में पिछले 8 दिनों में मकानों और मजहबी मकामात पर बुलडोजर चल रहे हैं। हुकूमत का कहना है कि मुहिम के तहत बेट द्वारका में उन घरों और इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है जो गैर कानूनी है। वहीं बेट द्वारका के मकामी लोगों का कहना है कि वो सालों से यहाँ रह रहे हैं। घर छिनछाने के बाद अब उनके पास कोई रहने के लिए ठिकाना नहीं बचा है। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि हुकूमत का कहना है कि बालापार इलाके में बने घर सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से बनाए गए हैं, इसलिए उन्हें बुलडोजर और दूसरे मशीनरी के जरिए तोड़ दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ इंतजामिया का भी यही कहना है कि जनवरी के पहले हफ्ते में लोगों को इससे मुतालिक नोटिस दे दिए गए थे, जिसके बाद 11 से 17 जनवरी के बीच ये बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई। बताते चले कि यहाँ मौजूद 300 घरों को तोड़ दिया गया है। ये घर मुबैना तौर पर अकलियती बिरादरी के मछुआरों के थे। बालापार के पास ही 20 हिंदू खानदानों के घरों को भी ढहाया गया है। वहीं 16 जनवरी तक यहाँ कई मजहबी मकामात को भी तोड़ा गया है। इन दिनों उत्तर प्रदेश का संभल जिला कई वजहों से चर्चा में बना हुआ है। पहले यह मस्जिद में सर्वे के बाद हुए तशद्दुद की वजह से चर्चा में था, लेकिन अब यह पुलिस के काम करने के अंदाज की वजह से सुर्खियों में आ गया है। संभल के रायसती में पुलिस चौकी पर पूछताछ के लिए गए एक आदमी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। खानदान वालों का इल्जाम है कि पुलिस के हैरेसमेंट की वजह से आदमी की मौत हुई है। युवक की मौत के बाद थाने में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान पुलिस चौकी पर मौजूद पुलिस कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। इस पूरे मामले पर संभल एमपी जियाउर रहमान बर्क ने मुलजिम पुलिस वालों पर कत्ल का केस दर्ज करने की मांग की है। बताते चले कि 40 साल का इरफान पल्लेदारी का काम करता था। उसकी शादी को 22 साल हो चुके थे। उसके 5 बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ा बेटा 18 साल का है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद एसएसपी और सीओ समेत 2 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। इरफान की बीवी रेशमा ने बताया कि 5 पुलिस वाले मेरे शौहर को पकड़ कर ले आए थे। मेरा आदमी बीमार था और उसका नाक का ऑपरेशन मुरादाबाद में हुआ था। उन्होंने दवाई भी खाने नहीं दी। कश्मीर की 20 साल की लड़की रुकैया फयाज ने बेहद नेक काम किया है। जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि रुकैया फयाज ने कुरान शरीफ को महज 3 महीने में हाथ से लिखा है। आइए आपको बताते हैं कि इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। मुझे लिखने का शौक था बहुत ज्यादा, तभी मैंने सोचा कि मैं कुरान पाक लिखूं। मैंने 3 मंथ्स में कुरान पाक लिखा है।
मुझे काम होता था, सुबह में 1 घंटा देती थी इस पे, तभी ज्यादा टाइम लगा, वरना उतना टाइम भी नहीं लगता माशाल्लाह। मैंने 3 मंथ्स में ही कंप्लीट किया। शुक्र अल्लाह का, शुक्र जितना भी शुक्र पढ़ूं उतना कम है, मैंने कंप्लीट किया। आजमगढ़ के फूलपुर में एक शख्स का सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए मजहब बदलने का मामला सामने आया है। संत कबीर नगर के रहने वाले अनिल सोनकर ने अपना नाम बदलकर अनीस आजमी रख लिया और इंस्टाग्राम पर टोपी पहनकर वीडियो अपलोड करने लगा, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस ने मजहब बदलने वाले अफराद को हिरासत में ले लिया है। बताते चले कि फूलपुर नगर पंचायत एरिया के वार्ड 2 के हरिलाल सोनकर का 21 साल का बेटा अटल सोनकर सब्जी की दुकान चलाता है। खानदान वालों का इल्जाम है कि काफी दिनों से उसकी बोली और पहनावे में काफी तब्दीली देखने को मिल रही थी। मकामी लोगों ने इस बारे में खानदान को जानकारी दी थी, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लोगों का इल्जाम है कि अनीस आजमी सोशल मीडिया पर हिंदू विरोधी पोस्ट भी करता रहता है। लोगों ने इस बात की जानकारी लड़की के खानदान को दी, जिसके बाद लड़की के घर वालों ने मकामी पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ मुकदमा दायर कराया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के कलाकार जुहैब खान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के हलफ बर्दारी तकरीब से पहले अनूठे अंदाज में जश्न मनाया। बता दें, जुहैब ने कोयले से दीवार पर डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस और अमेरिकी झंडे को बनाकर अपनी खुशी का इजहार किया। जुहैब की माने तो ये भारत और अमेरिका के अटूट रिश्तों को दर्शाता है। जुहैब का मानना है कि कला सीमा से परे है। इस काम के जरिए उन्होंने ट्रंप को मुबारकबाद दी है और दोनों मुल्कों के बीच मजबूत रिश्तों की दुआ की है। जुहैब के इस हुनर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी प्यार मिल रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब जुहैब ने किसी इवेंट को अपनी चित्रकारी के जरिए से पेश करने की कोशिश की है, बल्कि इससे पहले भी वो कई बार इस तरह के करंट इवेंट्स को पिक्चर के जरिए पेश कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीते रोज दिल्ली दंगों के मुल्जिम और आप के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने ताहिर हुसैन पर सख्त तबसरा किया है। जानकारी के मुताबिक बता दें, AIMIM ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद असेंबली सीट से टिकट दिया है। मालूमात के मुताबिक बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा है कि ऐसे सभी लोगों को इलेक्शन लड़ने से रोका जाना चाहिए और अर्जी पर सुनवाई 21 जनवरी के लिए टाल दी गई है। यानी कि अब ताहिर हुसैन की जमानत अर्जी पर 21 जनवरी को सुनवाई होगी। दरअसल ताहिर हुसैन ने दिल्ली असेंबली इलेक्शन में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह की बेंच ने वक्त की कमी की वजह से सुनवाई रोक दी, लेकिन जैसे ही बेंच उठने लगी, हुसैन के वकील ने मामले का जिक्र किया और 21 जनवरी को सुनवाई की गुजारिश की। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के झिंझाना इलाके में UP-STF और कुख्यात मुल्जिमों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें 4 बदमाश मारे गए, साथ ही एक पुलिस अफसर भी शदीद जख्मी हो गए। मालूमात के मुताबिक बताते चले कि इस तशद्दुद में UP-STF के इंस्पेक्टर सुनील शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। जख्मी इंस्पेक्टर को फौरी तौर पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के STF को जानकारी मिली थी कि कुख्यात मुल्जिम मुस्तफ़ा कग्गा गैंग का मेंबर अरशद अपने 3 साथियों के साथ यानी कि मंजीत, सतीश और नामालूम अफराद के साथ झिंझाना इलाके में मौजूद है। इन मुल्जिमों के खिलाफ कई क्रिमिनल केसेस दर्ज थे और ये बड़े जुर्मों को अंजाम देने का प्लान बना रहे थे। STF की टीम ने मौके पर पहुंचकर इन्हें घेर लिया। सरेंडर के ऑर्डर के बावजूद मुल्जिमों ने STF पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में STF ने 4 मुल्जिमों को मार गिराया। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।